नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है 2028 की तैयारी शुरू हुई रायशुमारी। तो कांग्रेस धीरे धीरे अपनी तैयारियां काफ़ी गियर अप करने की कोशिश कर रही, लेकिन कैसे, कहां तक पहुंचेंगी ये कोशिशें अंजाम तक, पहले देखें रिपोर्ट, फिर डिबेट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। जो जल्द ही सभी जिलों में जाकर रायशुमारी करेंगे, फिर जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के नाम तय करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एआईसीसी ने हर ऑब्जर्वर को एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। इन ऑब्जर्वर्स का काम होगा हर जिले के नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों से फीडबैक लेकर 5 नामों का पैनल बनाना, जिनका इंटरव्यू दिल्ली में होगा और वहीं अंतिम फैसला होगा। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले से इस बदलाव की शुरुआत हुई है, जहां संगठन को मजबूत करने के लिए माइक्रो लेवल पर काम शुरू हो चुका है। कांग्रेस इसे पायलट प्रोजेक्ट कह रही है, जिसका मकसद संगठन को जमीनी स्तर पर धार देना है। कांग्रेस का कहना है कि वो संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करना चाहती है। कुल मिलाकर पार्टी इसे भविष्य की कांग्रेस की नींव रखने की प्रक्रिया मान रही है। देखिए, मध्य प्रदेश बहुत पहले से पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हमने 3 उपचुनाव पर पायलट प्रोजेक्ट बनाया था। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया। जिस पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने घर घर से अपने कांग्रेस के परिचित कार्यकर्ता को बाहर निकाला था, उसने छिंदवाड़ा में हमको जीत के करीब ला दिया। उसने 1.5 लाख की जीत बुधनी के अंदर 13,000 में समेट कर रख दी। उसने विजयपुर में कांग्रेस को जीत का परचम लहरा दिया। इस तरीके से कांग्रेस मजबूत होगी और 2028 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती पेश करेगी। कहा जा रहा है कि इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग खुद राहुल गांधी की टीम कर रही है। यानी इस बार जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की नियुक्ति में भोपाल नहीं, दिल्ली की चलेगी। लेकिन बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चेहरे बदलने से ज्यादा चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस में पीसीसी अध्यक्ष कहाँ है, ईश्वर जाने। उनकी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ है, वो ईश्वर जाने। ऑब्जर्वर तो कई पूर्व में भी आए और आकर चले गए, पर कांग्रेस वहीं की वहीं है। आज भी कांग्रेस के पास में पिछले 15-16 वर्षों से जिलों में अध्यक्ष नहीं है, जिलों की कार्यकारिणी नहीं है। कहीं एक आध जगह पर जीतू पटवारी जी ने प्रयास किया था, उसको भी अगले दिन भंग करना पड़ा। यही कांग्रेस के संगठन की वास्तविकता है। कांग्रेस इस बार संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे उसका मकसद 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की खोई पकड़ वापस हासिल करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये सृजन यात्रा कितनी सफल होगी, ये आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अब मध्य प्रदेश पर दिल्ली की सीधी नजर है। करीब 1 दशक पहले की बात होगी। एक नामचीन संगीत और म्यूजिक और गायन की विधा के एक अद्भुत व्यक्तित्व से बातचीत हो रही थी। बंसल न्यूज़ की बातचीत थी और ये खाकसार उनसे बातचीत कर रहा था। तो मैंने पूछा उनसे कि बड़े बड़े म्यूज़िक शो इन दिनों चलते हैं नेशनल टीवी चैनल्स पर, और ऐसी प्रतिभाएं निकलती हैं जिनको जूनियर मोहम्मद रफ़ी, जूनियर किशोर, जूनियर लता मंगेशकर हम कहते हैं, लेकिन ये बाद में नज़र नहीं आते ये बच्चे। तो उन्होंने कहा, शरद जी, उनका एक बड़ा मंत्र मुझे याद रह गया। उन्होंने कहा कि सफलता का देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, और शॉर्टकट की कोशिश की तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये बात मैं कभी नहीं भूल पाता, और जब भी यंग जनरेशन से मुतासर होता हूँ तो ये बात उनसे ज़रूर कहता हूँ कि मैंने एक नामचीन म्यूजिशियन से जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि शॉर्टकट शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है। कांग्रेस के शायद लंबे रास्ते में कभी ऐसा हुआ हो कि जब लंबे समय तक व्यक्ति सफलता पर सवार होता है तो उसके बाद की जो पीढ़ी रहती है, वो पीढ़ी जिसने परिश्रम करके सफलता की नींव रखी है, वो पीढ़ी तो मेहनत करके विदा हो जाती है नींव का पत्थर बन के। लेकिन कगूरे पे जो लोग चमकते हैं, जिनके माथे चमकते हैं, वो कई बार
शॉर्ट सर्किट करा देते। लेकिन अब कांग्रेस ये समझ गई है कि फिर वही सब कुछ करना होगा जो हमने अपने गठन के समय किया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। बंसल न्यूज़ के सवाल देखिए, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव से चेंज होगा पार्टी का जनाधार? बड़ी बात है। क्या प्रदेश में 28 की लड़ाई कांग्रेस दिल्ली के रिमोट से लड़ेगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल जी अब ये समझ गए हैं कि उन्हें सारी चीज़ें उसी तरह से देखनी पड़ेंगी जिस तरह से बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व राज्यों के मसलों को देखता है। नहीं तो अभी आपने कहा सिद्धारमैया भारी, चलो भैया सिद्धा जी संभाल लो, भूपेश जी भारी छत्तीसगढ़ में संभाल लो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी संभाल लो। नहीं, अब शायद ऐसा नहीं। क्या जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में लोकल लीडरशिप की भूमिका नहीं होगी? कैसे होगी, क्या होगी, कौन तय करेगा? कई बड़े सवाल हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में है यशपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, बहुत स्वागत करता हूं। रवि सक्सेना जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन का दायित्व निभाने वाले, और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, कांग्रेस अपने को बदलने की कोशिश कर रही है और तौर तरीके वही हैं कि जहां नब्ज पर हाथ रखना बहुत ज़रूरी था, संगठन संगठन संगठन। क्या कहेंगे जी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को ये कोशिश तो मार्च 2020 में शुरू करनी चाहिए। जो 23 का उसने जो दांव चूक गया ये वो, उसने उसका जो खाई है वो और गहरी कर दी। अब उसे उसको भरने में वो सोच रही है कि हम 28 तक इसको सही कर लेंगे। मुझे लगता है बहुत कठिन रास्ता है ये। और कठिन तो इस मायने में भी है कि देखिए, कांग्रेस की जो परंपरागत राजनीति है वो भाजपा जैसी नहीं है, भाजपा से हटके है। जब कांग्रेस बूथ लेवल की बात करती है तो कई बार शरद जी मुझे हंसी आती है, क्योंकि कांग्रेस तो बूथ लेवल के की कभी बात उसने की नहीं ना, राजनीति नहीं की। कांग्रेस जिस तरह से राजनीति करती है वो लोगों की राजनीति करती है, एक समूह की राजनीति करती है, या जो जनता है उसकी राजनीति करता है। बदल गया, ट्रेंड बदल गया। तो आप जो है उसी परंपरागत ढंग से तो कर रहे हैं, लेकिन नयापन की बात कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वर आते हैं कांग्रेस में तो हमने तो देखा है कि लात मुंह से भी चलते हैं। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा तो एक जो दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य होता है वो यही तो होता है, किसी भी चीज के लिए जब ऑब्जर्वर जाते हैं तो कमरे में धक्का मुक्की होती है, कहीं कुछ होता है। तो जो बात बननी चाहिए, जो एकता होनी चाहिए, कड़वाहट का बीज तो वहीं से लग जाता है। और यदि आप पुरानी जब कांग्रेस की सफलता वाला दौर देखते हैं ना, तो वहां से कांग्रेस ने तय कर दिया कि ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, ये हमारे जिला अध्यक्ष होंगे। उसके बाद कोई भी जाए दिल्ली विरोध करने चला जाए, डेलीगेशन चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन वो जो लात घूं से चलते हैं उसके ऑब्जर्वर के सामने वो दृश्य नहीं होता है। तो कांग्रेस को तो ये तय करना है कि अभी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है उसके साथ, वो ये तय नहीं कर पा रही कि उसके साथ कमिटमेंट किसका है। क्योंकि जिसको देखो वो छोड़ के चला जाता है। बड़े बड़े ऐसे चेहरे हैं जो छोड़ के चले गए, जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। आप उस रिक्तता को इस प्रोसेस से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि एक पूरा दशक और 2 दशक 3 दशक लगते हैं लीडरशिप खड़ी करने के लिए। अभी तो कांग्रेस को लीडरशिप बिल्ड करने का प्रोग्राम चलाना चाहिए कि हमको कैसे लीडर खड़े करना है। बिल्कुल। अभी जो 28 का चुनाव है ये तो मुझे लगता है कि ये शुरुआती एक्सरसाइज होगी कि हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये कांग्रेस का वर्कर है और ये कांग्रेस में नेता बनने लायक है। अभी तो लड़ाई उसकी बहुत लंबी है और आगे भी रास्ता बहुत लंबा। जी, लेकिन यहाँ सवाल ये भी मौजूद है दिनेश जी कि ये 2025 है और कलयुग अपने चरम पर है धीरे धीरे, क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं है कि ये सब घटनाएं नहीं घटती थी। आया राम गया राम का नारा 80 के दशक का है, लेकिन फिर भी इस समय ये अपने चरम पर है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इस समय वो पार्टियां जो कमज़ोर स्थिति में हैं वो कैसा और किस तरह का बिहेव कर रही हैं। बहरहाल ये एक अलग सवाल हो जाएगा। यशपाल जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी, फिर सबके माकूल जवाब के लिए कांग्रेस की तरफ हम देखेंगे, रवि सक्सेना जी की तरफ। जी देखिए शरद जी, कांग्रेस नित्य नए नवाचार करने की कोशिश करती है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, और उसके बाद भी संगठनात्मक दृष्टिकोण से और जनप्रतिनिधियों के रवैये और जनता के बीच में उनकी जो प्रतिबद्धता है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं बल्कि बहुत बड़ी ये कहें कि कमियां भी है, खामियां भी है। और उसका कारण ये रहता है कि कांग्रेस बार बार
प्रयोगशाला के रूप में काम करती है और सफलता के अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। अब मुझे पता नहीं कि इनके 50 ऑब्जर्वर्स कितने घंटे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कैसे उसका मानदंड होगा, कैसे उसके मापदंड होंगे, किस प्रकार से साक्षात्कार होगा, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की हुजूम को सुना जाएगा। क्योंकि कांग्रेस में भीड़ है इस बात की कि मैं मंचासीन कैसे हूँ या मेरा व्यक्ति आगे कैसे बढ़े। और उसी का कारण है कि पिछले दिनों जब मंच टूट जाता है तो दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति कहते हैं कि मैं मंच पे नहीं बैठूंगा, सामने बैठूंगा। लेकिन उसके बाद भी देखा जाता है कि मंचों पर वही भीड़ लगी रहती, क्योंकि अनुशासन की कमी है, नेतृत्व की कमी है, नीतियों की कमी है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से अगर आप तुलना करेंगे, अभी गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन समीक्षा निरंतर करता जाता है। जिस प्रकार से शरद जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे संगठन के जो पुरोधा हैं, जो संगठन मंत्री हैं, वो हमको लगातार प्रशिक्षण देते हैं। और हमारे पुराने संगठन मंत्रियों ने कहा कि प्रतिक्षण प्रशिक्षण, और जब प्रतिक्षण प्रशिक्षण होता है तो हमारी आदत से बन जाती है। आप देखिए कांग्रेस में तब जब पराजय का मुंह देखना पड़ता है तो अंतोगत्वा ठीक रहा तो ईवीएम मशीन पर फोड़ा जाता है। और तब बात भी बड़ी बड़ी की जाती है कि इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर AK एंटनी की रिपोर्ट का क्या होता है, फिर उदयपुर के महाधिवेशन का क्या होता है। बात आई और बात गई। अभी आपकी समीक्षा पढ़ रहा था कि अब नियंत्रण कंट्रोल दिल्ली से होगा, तो दिल्ली से होगा तो दिल्ली का नेतृत्व यदि करेगा तो नीचे जो यहाँ पे पाइप में लीकेज है, यहाँ पर जो गुटी राजनीति है, यहाँ पर जो अपने व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की जो होड़ा होड़ी है, यहाँ पर परिवार को जिस प्रकार से आगे करने की बात है, वो कैसे क्या मिट पाएगी, दब पाएगी, कम हो पाएगी। राहुल गांधी जी कितने ही जतन और प्रयत्न कर ले, अंतोगत्वा कांग्रेस की जो नीचे की जो टीम है, जो मध्य की जो टीम है, उस टीम में जो अनुशासनहीनता और इसमें होड़ा होड़ी है पदों को लेकर के और अपने लोगों को काबिज करने को लेकर के, इस कारण से मैं समझता हूं कि शायद इनका ये जो मिशन है, ये मिशन भी धराशायी होगा। चलिए, तो बीजेपी का दावा है कि मिशन इनकी गुटीय राजनीति, तथाकथित गुटीय राजनीति, तथाकथित रूप से अंतर्विरोध और तथाकथित रूप से लीकेजेस जो हैं उनको रोक ना पाने की वजह से। बहरहाल कांग्रेस क्या कहती है इसको भी सुन लेते हैं। जी रवि जी। नहीं, देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी में अब आमूल चूल परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। और अभी जो हमारे 50 पर्यवेक्षक आ रहे हैं, ये जो है हमने कहा है कि संगठन सृजन अभियान, इसका हमने नाम दिया है और इस पर ये काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये केवल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को चुनने आ रहे हैं या ब्लॉक कांग्रेस के, ये बूथ लेवल तक किस तरह से हम कांग्रेस को मजबूत करें, हमारे कार्यकर्ता को किस तरह से हम सक्रिय करें, और जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता घरों में बैठ गए हैं उनको वापस सक्रिय करें। तो एक बहुत बड़ा अभियान चालू हो रहा है। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि अभी हमने विदिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है संगम के नाम से, और वहाँ पर लगभग हमारे 80 सर्वोदय के कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं और एक एक घर में जाके वो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास रहा है और कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है इस देश के विकास में। भाजपा बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, संगठन की बातें करती है, पर वो ये भूल जाती है कि उनका आरएसएस तो 1925 में बना था, ना तो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और ना फिर 47 के बाद, और अभी हम 10 साल पहले तक देखें तो इनकी सरकारें सत्ता में नहीं आती थी। वो संगठन क्या करता था, कहाँ जाता था, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका संगठन पूरी तरह से फर्जी संगठन है। केवल और केवल एक इनका नेता कोई आ जाता है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी आ गए, उन्होंने रथ यात्रा निकाल दी तो एक सांप्रदायिकता का उन्होंने जहर बो दिया और लोग जो है विभाजित होकर इनके पीछे चले गए। बाद में देखें तो अब मोदी जी की सरकार आई है तो आप देखिए कभी ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये कभी ये अलग विषय नहीं, यहीं से तो चलेगा, संगठन यहीं से चालू होगा। लेकिन एक चीज मैं सुनता हूँ, आप दोनों बहुत सीनियर हैं, दिनेश जी भी वरिष्ठ। एक मिनट रोकिए मत, मेरा पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, लेकिन मुद्दे पर रहिए, आज के मुद्दे पर। आप देखिए
मेरा ये कहना है कि हमारा जो फोकस रहता है, कांग्रेस पार्टी का जो फोकस रहता है, देश की उन्नति, बहबूदी और विकास के लिए रहता है। हम केवल सत्ता के लिए नहीं एकदम जो है लालायित होते हैं। हम ये देखते हैं कि देश हित में क्या है, देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे किसानों की बहबूदी हो सकती है, कैसे किसानों को उनकी फसलों का दाम मिल सकता है, कैसे युवा जो है बेरोजगार है उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो संगठन हमारा हम काम कर रहे हैं, ये इन सब चीजों को मद्देनजर रख के कर रहे हैं। और हम आपको बहुत विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जो हम जरूरी है लोकतंत्र के लिए, वो बहुत जरूरी है। नीचे के स्तर में हम ब्लॉक से लेके और अभी सेकंड राउंड है आपके पास, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी मैं बतौर एंकर यहाँ कहना शुरू कर दूं कि हमारी भूमिका, मीडिया की भूमिका देश के विकास को चहुमुखी तरीके से आगे ले जाने की है, तो थोड़ी देर में लोग ऊबने लगेंगे कि यार भैया, भाई साहब आपने अच्छी जैकेट पहनी है, शर्ट के साथ मैच कर रहा है, ये भी ठीक है, रुमाल भी अच्छा है, लेकिन सही बोला यार, एकदम सही बोला। कथनी और करनी में अगर फर्क होगा तो लोग हंसेंगे। हाँ, जब हमारी कथनी और करनी में एक है। आप बीजेपी के लिए जब कहते हैं फर्जी संगठन, तो मैं ये बात सोचता हूँ, और जब बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी में कोई दम ही नहीं बचा, 135 साल पुरानी पार्टी है, तो उस समय माफ कीजिएगा, उधर जो बैठा व्यक्ति है ना, वो आपको, आप दोनों को आपके मेरिट डीमेरिट के आधार पर वोट करता है। लेकिन ये समझिए कि वो सच समझता है। जब कांग्रेस बीजेपी को कोसती है और बीजेपी कांग्रेस को कोसती है, वो वहां मुस्कुराता है। चलिए इस पे बाद में बात करेंगे। दिनेश जी, एक चीज जो कांग्रेस के पक्ष में क्या आपको लगता है जाती हुई दिखती है, मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं तमाम राज्यों की बात करूं, कि कांग्रेस की वो वरिष्ठ पीढ़ी जो 80 के दशक से लेकर 2020 तक कांग्रेस की राजनीति की धुरी रही है, चाहे सिद्धारमैया कर्नाटक में हो, चाहे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में रहे हों, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में रहे, माफ कीजिएगा मैं रहे हों शब्द से ये नहीं है कि ये किनारे चले गए, या छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो 60 पार कर चुके हैं भूपेश बघेल, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, टीएस सिंहदेव तो 70 के करीब पहुंच रहे हैं। तो क्या ये राहुल गांधी की कांग्रेस है इस समय देश में, और यही राहुल गांधी के लिए मौका है कि अब वो हाथ बांधकर खड़े होने वाला समय उनके लिए नहीं है कि कमलनाथ जी इज अ वेरी सीनियर लीडर और हमें बहुत बहुत आदर से पेश आना है? क्या ये एडवांटेज है कांग्रेस के लिए जी, राहुल गांधी के लिए स्पेशली? देखिए शरद जी, जो है बहुत सारी चीजों पर कांग्रेस को फोकस करना है। ये संगठन का उनका एक प्रोसेस है, वो एक अलग है। लेकिन जो कांग्रेस का पतन क्यों हुआ और भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे हुई, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि जो उत्तर भारत का पूरा राजनीतिक हम सिनेरियो देखते हैं, वो कांग्रेस की राजनीति के साथ फिट नहीं बैठता। कांग्रेस का जो वोटर था, जिसके कारण वो साल भर सत्ता में रही, आज है कहाँ वो? आज संगठन खड़ा, पहले तो संगठन खड़ा करेंगे, फिर वोटर का क्या करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका जो कमिटेड वोटर था उसको कैसे लाएंगे। हर राज्य में बिखरा हुआ, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तो आप जब उत्तर भारत में अपनी बढ़त नहीं बना पाएंगे तो केंद्र में आएंगे कैसे? दक्षिण भारत में तो आप पहले भी नहीं है। बिल्कुल। तो जो बहुत सारी चीजें हैं, केवल हम भारतीय जनता पार्टी को आप कुछ भी ब्लेम करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत हुई है तो कांग्रेस कमजोर हो गई, और कांग्रेस जो कमजोर हुई क्षेत्रीय दलों के कारण हुई, और उसी क्षेत्रीय दलों से वो अब करीब नहीं जा रही है, उनका गठबंधन भी नहीं बन पा रहा है, केवल इसीलिए कि उनका वोट बैंक उनके पास है। ठीक कहा आपने सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। यशपाल जी, मिथुन चक्रवर्ती इस समय आपकी पार्टी में एक अच्छी पोजीशन में है, पश्चिम बंगाल में आपका चेहरा भी है, वो नक्सल मूवमेंट से भी जुड़े रहे एक समय, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आप धड़ाधड़ इतनी फिल्में क्यों साइन कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं फुटपाथ पे सोता था, नक्सल मूवमेंट में था तो पुलिस ढूंढती रहती थी, तो मुझे अंदर कहीं एक भाव मन में रहता है कि वो सब दिन लौट के ना आ जाए। बीजेपी को जब मैं देखता हूं तो बीजेपी ने कांग्रेस के उत्थान को भी देखा है और अपनी मेहनत से उसको टक्कर देकर विनोवर भी किया है, सत्ता की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपकी ये चिंता आपकी बड़ी मदद करती है कि कहीं वो दिन लौट ना आए जैसा कांग्रेस के साथ हो गया, हमारे साथ ना हो जाए, और जब तक आप इस भाव को अपने अंदर जीते रहेंगे आप फिसलेंगे नहीं शिखर से। क्या कहेंगे? नहीं शरद जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन का नेतृत्व तो हमारे संगठन के जो
प्रभारी होते हैं वो जो प्रचारक की भूमिका में होते हैं, जो संगठन के महामंत्री होते हैं, फिर चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में है, फिर चाहे संभाग स्तर वो पे तो हो। बहुत समय से संभाल रहे हैं यशपाल जी, अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। वही वो तो हमारे पीछे से एक नैतिक प्रतिमान बने ही हैं। वही हमारे अनुशासन को वही चालना देने का काम करते हैं। और अभी जिस प्रकार से दिनेश जी बता रहे थे, अगर कांग्रेस बूथ की बात करती है शरद जी, तो कांग्रेस के बूथ का और भारतीय जनता पार्टी के बूथ के मैनेजमेंट का जमीन और आसमान का अंतर है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और मोदी जी की मन की बातों को इस प्रकार से नियमित रूप से महापुरुषों की जन्म जयंती बूथों पर मनाते हैं। कल ही जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुन रहे थे, तो मुझ जैसे व्यक्ति ने भी किस वार्ड में मुझे जाना है, किस बूथ पे मुझे जाना है, ये तय करने वाला शरद जी मैं नहीं होता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष तय करता है, मंडल का अध्यक्ष तय करता है, और मुझे फिर वहाँ पे भले 25 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ मन की बात सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और न केवल यहाँ बात समाप्त होती है, उसके बाद हमको सरल ऐप पर इस बात का डाउनलोड करना पड़ता है कि मैंने बूथ क्रमांक इतने इतने पर जा करके और मन की बात मोदी जी की सुनी। देखिए, ये हमारा संगठन है। और आदरणीय रवि जी कह रहे थे कि रथ यात्रा निकाली, अगर रथ यात्रा नहीं निकलती, जन जागृति पैदा नहीं करते, अडवाणी जी का वो संघर्ष था, वो दौड़ था, और ईंट इकट्ठे करने का काम गाँव-गाँव से गया, उसी का परिणाम है शरद जी कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बगैर सरकारी मदद के जनभावना के साथ हुआ है। और न केवल राम मंदिर, अगर 370 की समाप्ति की बात अगर भारतीय जनसंघ के हमारे पूर्वोत्तर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, तो कर करके बताइए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये नारा नहीं था शरद जी, ये संकल्प था, और इस संकल्प को आगे चलते चलते हमने आगे तक बढ़ाने का काम। इसीलिए आप दोनों के आंतरिक मीटिंग से खबरें कांग्रेस की भले ही ज़्यादा आए, आपकी मीटिंग से कम आए, लेकिन ये चर्चा जरूर होती है बीजेपी की मीटिंग में कि अमीबा है कांग्रेस, एक कोशिका भी बची तो फिर खड़ा हो जाएगा। और कांग्रेस की बैठकों में ये खबर आती है कि भैया सीखो जरा संगठन क्या होता है, देखो जरा उनको, उनके वो जो मंत्री जो अभी हमारे यहाँ से गए परेशान हो गए, इतना उनको होमवर्क मिल गया। रवि जी देखिए शरद जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने आत्ममंथन को करती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ चुप बैठे हुए हैं, पर हम बीजेपी की तरह बहुत ज़्यादा भोपू की तरह बात नहीं करते हैं। हम लोग, जैसे बीजेपी का एक नारा है ना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, तब तक बोलो जब तक कि लोगों को सच ना लगे। जैसे अभी हमारे यशपाल जी बोल रहे हैं कि 370 खत्म हो गई। 370 खत्म नहीं हुई है, पढ़ लिख के आया कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसकी कोई धाराएं खत्म की है। आपने 3 कश्मीर के टुकड़े कर दिए, लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू अलग कर दिया, कश्मीर अलग कर दिया, फिर कहते हैं हमने 370 खत्म कर दी। तो आप इस पहले पढ़ाई लिखाई कीजिए, समझिए कि कुछ धाराएं खत्म हुई हैं, और जो मूल 370 था वो तो 80% तक कांग्रेस पार्टी खत्म कर ही चुकी थी, उनके सारे प्रोविजंस खत्म हो चुके थे। तो आप जो आज बात कर रहे हैं कि वो एक विधान और एक निशान, वो हम पहले कभी सालों पहले वो खत्म कर चुके थे। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा, केवल झूठ ना बोलिए, मेरा ये कहना है। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े नेता हैं, तो मेरा ये कहना है कि आपके जो नेता हैं, आज अगर मोदी जी और जो है हमारे शाह साहब को, अमित शाह साहब को, इन दोनों को अगर हटा दो, तो एक नाम बता दो, 2 सीट भी पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में 2 सीट भी जिता के दिखा दे, 2 सीट भी। मेरी चुनौती है आपके इस चैनल पे शरद जी के, दो सीट भी जिता के दिखा दे। तो क्या होता है, समय आप जवाब देना चाहेंगे जरूर, संक्षेप एक खत्म कर लेते, नहीं आगे नहीं खत्म, 1 सेकंड बस जी। तो क्या है कि देखिए, मनुज नहीं समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका है, वही अर्जुन वही बाण। समय आता है, हर चीज का समय होता है। शरद जी, इन दोनों नेताओं ने देश को दिशा देने का काम किया है। मोदी जी ने लगातार 3 मरतबा इस देश का नेतृत्व कर करके, और जो सैन्य ताकत मजबूत की है, जिस प्रकार से अधोसंरचना विकास की है, जिस प्रकार डेवलपमेंट किया, और अमित शाह जी दोनों ने मिलकर के। और मुझे याद है, मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय रवि जी कम से कम हमारे 2 नेताओं का महिमा मंडित कर रहे हैं, उनकी योग्यता को बता रहे हैं। हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं। रवि जी, अगर पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। कब किसको कहां कुछ स्थान पर पहुंचा देगा, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना कमजोर है, इसकी आलोचना या निंदा करने से, मैं समझता हूं राजनीतिक प्लेटफॉर्म या डिबेट के फोरम भी एक दूसरे की आलोचना के मंच बन जाते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आप ताकतवर कैसे होंगे, चाहे वो बात बीजेपी की हो
या बात वो कांग्रेस की होगी। काश ऐसा होता कि हम अपने ताकतवर प्रतिद्वंदी की आलोचना करके ताकतवर हो जाते, लेकिन रास्ता वही है, कड़े संघर्ष का रास्ता, कड़ी मेहनत का रास्ता, अपने गिरेबां में और अपने भीतर झांक कर अपनी तथाकथित कमजोरियों को ढूंढने का रास्ता। कांग्रेस अगर जिस दिन ये कर लेगी, बजाय ये सोचने के कि बीजेपी फर्जी है, बीजेपी का संगठन फर्जी है, बीजेपी ने ऐसा कर लिया, बीजेपी ने वैसे कर लिया, ये जनता जनार्दन है, वो देख रही है, वो वोट दे रही है। और ऐसा नहीं है कि आपको खारिज कर रही है। आपको अभी लोकसभा चुनाव में जो प्रतिसाद मिला है वो बुरा प्रतिसाद नहीं है। जनता आपकी तरफ देखती है उम्मीद से, आपको उन उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। लड़ाई को दिलचस्प बनाइए, यही लोकतंत्र चाहता है, यही देश चाहता है।